मैं हूं सूरज फ्रॉम AIEM। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम कस्टमर को कोटेशन कैसे देंगे, ठीक है, एग्रीमेंट कैसे करेंगे। अगर आपका बायर रेडी है आपसे मटेरियल लेने के लिए और आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अप्रूव्ड हो गया है, आपका प्राइस भी अप्रूव्ड हो गया है, तो लेट्स से अभी हम टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का पूरा बिजनेस है ना, वो टर्म्स कंडीशंस पे ज़्यादातर डिपेंड्स है। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है, बायर ने आपके साथ बहुत कम्युनिकेशन किया है कि इस टाइप का पैकिंग चाहिए, ये मेरा पेमेंट टर्म्स है, इस पोर्ट से इतना मटेरियल डिस्पैच होना चाहिए, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन बहुत लंबा रहता है। शायद आप व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन कर रहे हो, शायद आप ईमेल से कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट वो कम्युनिकेशन बहुत लंबा होता है और आपको कभी याद भी नहीं होता है कि आपको क्या क्या अंडर द एग्रीमेंट और अंडर द कमिटमेंट में आपको वो फुलफिल करना है। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या होता है, हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसको हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आप उसको कोटेशन की तरफ से भी देख सकते हो, लेकिन हम लोग आज उसमें फोकस करेंगे सिर्फ एग्रीमेंट पे, ठीक है। तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि हमेरा जो फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से कस्टमर का फर्स्ट इंक्वायरी आया टू अप टू एंड, जब तक आपका डील फाइनल हुआ, वहाँ से हम पूरे का पूरा एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे पूरे का पूरा एक पेपर में, और वो हम बायर और सेलर के बीच में साइन एंड स्टैम्प होगा और वहाँ जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग एक्सपोर्ट का जो भी है हम परफॉर्मेंस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उसके लिए कि जो भी अपना सेल्स एग्रीमेंट है वो एक्सपोर्टर के लेटर हेड में होना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा ऑथेंटिकेट होगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी को पीस ऑफ पेपर ले लिया, उसमें आपने टाइप कर दिया और भेज दिया, नहीं। आप अपने एक्सपोर्टर जो भी है, सीपर है, उसके लेटर हेड में रहेगा, ठीक है। वहाँ पे वो एक्सपोर्टर का पूरा नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका पूरा डिटेल रहेगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कौन पर्सन है, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, जो भी आप देना चाहते हो वहाँ पे वो रहेगा। दूसरा रहेगा कंसाइनी, उसको हम इम्पोर्टर भी बोल सकते हैं, उसको हम बायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंसाइनी में क्या चीज है, ठीक है। कंसाइनी जो है वो पूरा उसका कंपनी का लीगल नेम, कंपनी का नाम जो भी है, उसका टैक्स आईडी जो भी कंट्री का है, उसका पूरा लीगल एंटिटी है, उसका पूरा एड्रेस, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वहाँ पे बायर में जो भी उसका परचेज मैनेजर है या जो भी ओनर है या उसका जो पार्टनर्स है, उसके मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, वो सब मेंशन होना चाहिए। ये कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो कोई कहाँ पे लिखे हुए नहीं है, बट ये पूरे हमारे एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं कि ये सब हम पहले से अगर ले लेते हैं ना पूरा इन्फॉर्मेशन, तो इन फ्यूचर ड्यूरिंग दी शिपमेंट हमें कुछ उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी में कुछ पूछना है या कुछ उसको कन्वे करना है, तो हम उसको कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास होना चाहिए और हमारा भी कॉन्टेक्ट डिटेल उसको हमें शेयर करना चाहिए। बाकी की चीज़ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो अभी अपना मेन प्रोडक्ट है, जो हमने डिसाइड किया था कि हमें क्या उसको भेजना है, उसका बहुत सारी वेराइटी होगी, आपकी प्रोडक्ट का बहुत सारा वेरिएंट होगा, उसमें भी ग्रेड होंगे, ठीक है। आपने सैंपल पास किया होगा, तो अब बारी आई प्रोडक्ट डिस्क्रिपेंसी। तो पूरे का पूरा प्रोडक्ट का जो डिटेल है हमें वहाँ पे लिखना है कि प्रोडक्ट टाइप 1 और टाइप बी और टाइप सी, जो भी प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया, और उसका पर्टिकुलर HS कोड आपको लिखना है। उसके सामने जो भी आपने प्राइस डिसाइड किया, वेदर आपने केजी में है, वो मेट्रिक टन में है, लीटर में है, जो भी जैसी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपने डिसाइड किया, लेट से वो मेट्रिक टन में है, तो आपने 100 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो पर मेट्रिक टन का सपोज $500 है, $1000 है, जो भी प्राइस है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और उसका पूरा आप टोटल भी लगा सकते हो, और पूरा टोटल नीचे लिख के आप उसको वर्ड्स में एंड फिगर में दोनों लिखना है आपको, ताकि कोई एरर ना हो, ठीक है। आप उसमें वर्ड में भी लिखो और आप उसको नंबर्स में भी लिखो। उसके बाद रहता है टॉलरेंस। तो जो टॉलरेंस है, अभी क्या होता है, जो बड़ी क्वांटिटी में हम काम कर रहे हैं ना, अगर 20 फीट कंटेनर में या 40 फीट कंटेनर में हम कुछ XYZ मटेरियल, सपोज 20 टन या 25 टन मटेरियल हम लोग लोड कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइप का मटेरियल रहता है ना, वो पूरा लोड नहीं होता है। सपोज हमने किया कि हम भाई 20 टन आपको माल भेजेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 20 टन है, लेकिन हम जब वो मटेरियल स्टफ कर रहे थे ना, तब पूरा 20 टन नहीं हुआ, 500 kg मटेरियल कम हुआ, मतलब आधा मेट्रिक टन हम वो नहीं भर पाए कंटेनर में।
तो उसके लिए हम वो पॉइंट रखेंगे, उसको बोलेंगे हम टॉलरेंस। टॉलरेंस रहेगा प्लस और माइनस 5% और 10%। आप और बायर के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, आप 5% भी रख सकते हो और 10% भी रख सकते हो। तो उनके हिसाब से क्या होगा कि आप अलाउड करेंगे, ठीक है, कि भाई मैं 5% मटेरियल कम भी बेच सकता हूँ या 5% मटेरियल में ज्यादा भी बेच सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। उनके हिसाब से ही उसको पेमेंट हमें देना है। अगर मटेरियल ज्यादा है तो ज्यादा पेमेंट देगा, मटेरियल कम है तो कम पेमेंट देगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एलसी में तो ये टॉलरेंस का चीज होना काफी जरूरी है। हम वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद रहता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। आपको सिर्फ मेंशन करना है कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर आप एक्सपोर्ट इंडिया से कर रहे हो तो आप लिख सकते हो द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया और प्रोड्यूस इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। उसके बाद रहता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है कि आप और बायर के बीच में प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्रोडक्ट किसी तरीके का है, उसके हिसाब से पैकिंग पूरा डिसाइड रहता है। अगर नॉर्मल आप कॉमोडिटी टाइप प्रोडक्ट भेज रहे हो जो 25 किलो 30 किलो या 50 किलो की बैग में रहता है, वेदर वो प्लास्टिक बैग है, जूट बैग है, तो बात अलग है। बाकी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भेज रहे हो जिसको पैकेजिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है, सपोज आप फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फर्नीचर में क्या रहता है, पूरा पार्ट्स रहता है, उसको आप वेपर लगाते हो, उसके ऊपर कोई आप प्लास्टिक लगाते हो, उसके ऊपर थर्मोकोल लगाते हो, तो पूरा ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि क्योंकि उसको बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करना है ना, तो कोई भी उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। इस तरह का हम पैकेजिंग करेंगे। तो पैकेजिंग हम पूरा उसको बताएंगे कि भाई देखो ये 1 kg का एक बॉक्स है, ऐसे 10 बॉक्स एक मास्टर बॉक्स में रहेंगे, ऐसे 5 एक बॉक्स एक बड़े से बॉक्स में रहेंगे। तो हम उसको ऐसा बताएंगे ताकि उसको भी कैलकुलेशन करने में आसानी हो और उसको भी पता चले कि हम लोग कैसे उसको भेज रहे हैं अपना मटेरियल। उसके बाद रहता है नेट वेट एंड ग्रॉस वेट। हमें टोटल दिखाना है कि इतना नेट वेट है और इतना ग्रॉस वेट है। नेट वेट यानी कि टोटल जो बेसिक आपका मटेरियल है उसका वेट, ग्रॉस वेट यानी कि सब मिला के, मतलब उसमें पैकेजिंग भी आ गया, तो हम दोनों वेट उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद रहता है कि हम लोग मार्किंग, प्रोडक्ट में हम मार्किंग क्या करेंगे। देखो हर एक प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट है ना, उसमें तो बहुत सारा मार्किंग रहता है। हम आज एक कोई भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट दे लेते हैं ना, सपोज एक हमने बिस्किट परचेज किया मार्केट में, तो उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, कहाँ कौन से प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कब तक उसको हम खा सकते हैं, मतलब एक्सपायरी डेट क्या है, और एक कैसे, कभी कभी कोई प्रोडक्ट में तो कैसे इस्तेमाल करना है वो भी लिखा है, ठीक है। अभी हम कुछ रेडी टू ईट फूड ले रहे हैं या रेडी टू कुक ले रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा हमें 2 मिनट का एक मतलब दे देंगे, 2 मिनट में आप ये प्रोसेस करो, इसमें करो, ऐसे पकाओ, ऐसे डालो और आप खा सकते हो। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है वो आप एक्सपोर्टर को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो नॉर्मल इन टर्म्स अगर हम कोई भी कंट्री की बात करें ना, तो इतना तो बेसिक मार्किंग होना चाहिए। उसमें आपका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, वो कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, उसका यूज बाय डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूज बाय डेट में आप एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर फूड आइटम है, फार्मा है, कॉस्मेटिक्स है, उसमें सब ये सब लिखना पड़ता है। अगर वो इंजीनियरिंग गुड्स है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरह से हैंडल करना है। अगर केमिकल्स गुड्स है तो आपको उसको क्लास लिखना पड़ेगा, वेदर इज हैजार्डियस और नॉन हैजार्डियस, ठीक है। अगर वो रॉ फूड है तो आप उसको लिखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर नॉट डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। डायरेक्ट कोई आदमी उसको खा नहीं सकता, इसको प्रोसेस करना अभी बाकी है। तो ऐसे ऐसे चीज हम उसको लेबल में लगा सकते हैं। उसके बाद रहता है शिपमेंट। तो हम शिपमेंट कौन से प्रकार के शिपमेंट करेंगे, हम उसको कंटेनर में भेजेंगे, बाय एयर भेजेंगे या बाय रोड भेजेंगे, हमें पहले ही डिसाइड करना है, ठीक है। एक बार हमने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब हम कभी रोड पे भेज देंगे, किसी को हम बाय एयर भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब प्री डिसाइड होता है और कॉस्टिंग उसके ऊपर ही डिपेंड्स रहता है। फिर रहता है अपना पेमेंट टर्म्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टर्म्स क्या हो सकती है, अंडर एलसी हो सकता है, 100% एडवांस हो सकता है, पार्ट एडवांस, और बाकी का CAD यानी कि कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, या 100% कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स भी रह सकता है, या कैश अगेंस्ट एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। तो ये पूरा पेमेंट का है, वो हम आपको बाद में ये वीडियो बनाएंगे पूरा पेमेंट का। लेकिन पेमेंट टर्म्स इसमें डिसाइड करना कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट पेमेंट टर्म्स हम लोग उसमें
कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन यानी कि हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि पैसे हम कैसे भेजेंगे और हम उसको कैसे मटेरियल भेजेंगे। उसके बाद होता है पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से पोर्ट से हम मटेरियल उसको भेजेंगे। यहाँ पे पूरा इनकोटम्स का कंसेप्ट आ गया। देखो इनकोटम हम डिसाइड करेंगे ना, ये पूरा पोर्ट ऑफ लोडिंग से। अगर वो एफओबी है, ठीक है, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग जो है अपना वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और अगर सीआईएफ है, पोर्ट ऑफ लोडिंग है, वो हमें उसको बताना है कि हम XYZ पोर्ट से हम लोग मटेरियल लोड करेंगे, ठीक है। या हम एयरपोर्ट है तो हम XYZ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका मटेरियल हम लोड करेंगे। तो काफ़ी ज़रूरी है और हम लिख के मेंशन करना है कि हम एयरपोर्ट से अपना मटेरियल भेजेंगे। और दूसरा है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन में क्या है कि मटेरियल कहाँ पे जाएगा। देखो आज हमने इंडिया के कोई XYZ पोर्ट से हमने मटेरियल भेज तो दिया, लेकिन कहाँ पे हम भेजेंगे। तो डेस्टिनेशन भी हमें उसको पहले ही प्रायोरी बताना है कि हमने यहाँ तक वेसल बुक किया है और आपका मटेरियल यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। उसके बाद है एक्सपोर्टर्स बैंक डिटेल। हमें अपना बैंक डिटेल्स तो देना पड़ेगा ना एज ए सीपर, क्योंकि पैसा हम कैसे वो इम्पोर्टर हमें कैसे भेजेगा। अपना एक परफेक्ट बैंक डिटेल होना चाहिए। तो बैंक डिटेल्स में क्या रहेगा, अपना फर्म का नाम, अपना करंट अकाउंट, अपना बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस एंड बैंक का स्विफ्ट कोड। आप बैंक का स्विफ्ट कोड अपने बैंक की ब्रांच से मांग सकते हो। पूरे इंडिया का उसका स्विफ्ट कोड एक ही रहता है और वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वो सब बैंक वाली पूरी चीज है, आपको बायर को देनी है और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड करना है। सेकंड थिंग है बायर्स की बैंक डिटेल, ठीक है। अभी बायर्स का बैंक डिटेल्स का हमें क्या जरूरत है, हमें तो उसको पैसा देना नहीं है, नहीं हमें जरूरत होगी, क्योंकि कुछ पेमेंट टर्म्स में हमें डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक से बायर की बैंक्स को भेजना पड़ेगा बाई कुरियर, ठीक है। तो बैंक्स का पूरा हमारा जो भी है एड्रेस है, उसका सिटी है और उसका जिप नंबर है और बैंक का नाम वो हमें चाहिए। तो डिपेंड्स करता है पेमेंट टर्म्स कौन सी। अगर पूरा 100% एडवांस आ गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बायर से बैंक की डिटेल्स की, बट इट्स एडवाइजेबल टू राइट बैंक डिटेल्स ऑफ बायर इन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद रहता है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जब हम पहले ही इंक्वायरी आई थी बायर के साथ, जब पहला ही कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था ना, तब से अब तो आज तक जब ऑर्डर हम फाइनल कर रहे हैं ना, तो वहाँ तक हमारा बहुत डिस्कशन हुआ है कि भाई बायर बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो इनवॉइस 2 नहीं 5 चाहिए, मुझे पैकिंग लिस्ट 2 नहीं 5 चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ वो नंबर बताते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं ना सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सपोज इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो भी नॉर्मल एक्सपोर्ट के बिजनेस में यूज होता है, नॉर्मल शिपमेंट में प्रोसेस में यूज होता है। एक तो इनवॉइस, तो इनवॉइस नॉर्मली मोर देन 3 कॉपीज चाहिए, उसमें एक ओरिजिनल 2 कॉपी या 3 ओरिजिनल हो सकता है। पैकिंग लिस्ट 3 और 4 और 5 फिजिकल कॉपी आपके साइन स्टैम्प के साथ। BL 3 ओरिजिनल, 2 नॉन नेगोशिएबल या 3 नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। फिर रहता है, अभी ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमें बायर को भेजना है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद होता है सब अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बायर बोल रहे हैं मुझे 4 चाहिए तो हम उसको 4 भेज देंगे, 4 कॉपी भेज देंगे। फिर बायर बोलेगा मुझे तो भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना है, या ठीक है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी से इंस्पेक्शन करवाना है, तो वो पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उसके जो भी लैब रिपोर्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के, वो भी लैब रिपोर्ट हम बना के बायर को भेजेंगे। वो भी हम बोलेंगे आपको कितनी कॉपी चाहिए, उसमें ओरिजिनल चाहिए या आपको एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। तो बायर बोल रहा है कि नहीं एक ओरिजिनल काफ़ी और डुप्लीकेट दे दो अब चलेगा। फिर कोई अलग से डिक्लेरेशन या डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ उसको चाहिए तो हम पहले से ही उसमें डिसाइड करेंगे हम उसको दे पा रहे हैं कि नहीं, वो भी हम खास देखेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स हम उसको दे पा रहे हैं ना, वही हमें इसको मेंशन करना है इधर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में कि भाई इतना डॉक्यूमेंट्स हम दे पा रहे हैं। कल जाके कोई बायर ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास डिमांड ना करे जो आप उसको नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, और आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग फोकस फर्स्ट इसलिए करते हैं कि इसमें हम डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक मेंशन कर देते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे पाएंगे। उसके बाद रहता है अदर्स कंडीशंस। अभी अदर कंडीशंस क्या है कि ऊपर का जो भी पूरा कंडीशंस था ना, वो तो हमने पूरा देख लिया, बायर के साथ डिस्कस कर लिया, बायर भी उसको रीड कर सकता है, हम भी रीड कर सकते हैं कि साइन स्टैम्प लगेगी। लेकिन अदर कंडीशंस क्या है, तो अदर कंडीशंस में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो हम एक्सपोर्टर के बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए और बायर के कन्वींस बेनिफिट, मतलब दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के लिए टर्म्स बनाते हैं। जैसे कि इसमें एक रह गया एक पॉइंट है पार्सल शिपमेंट, ठीक है। आपने बायर ने जो भी ऑर्डर दिया है वो चलो 100 मेट्रिक टन का है,
तो क्या 100 मेट्रिक टन आपको एक साथ भेजना है? तो हो गया फुल शिपमेंट। अगर आप कंडीशन डालते हो कि नहीं भाई पार्शियल शिपमेंट इज अलाउड, तो हो गया कि आप पहले 50 टन भेजो, नेक्स्ट वीक में आप दूसरा 50 टन भेजो, तो वो पूरा हो गया फुलफिल, तो उसको बोलते हैं पार्शियल शिपमेंट अलाउड। फिर अब बायर को बोलेंगे कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स में आपने देखो 5 की बदले आपने 6 लिख दिया, डेट में कुछ आपने मिस्टेक कर दी, तो बायर वो डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, वो आपको बोलेगा कि अब नया डॉक्यूमेंट्स भेज दो। तो हम बोलेंगे बायर को कि देखो भाई ये डॉक्यूमेंट्स है, ह्यूमन एरर होता है डॉक्यूमेंट में, और आपके उनसे बेसिस पे आप लोग मेरा शिपमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम आपको नए डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो 1 2 3 पॉइंट ऐसे हो गए। दूसरे पॉइंट कुछ ऐसे है कि हमें पेमेंट टर्म्स है, तो हम बोलेंगे कि भाई एडवांस पेमेंट का अगर हमने टर्म्स डिसाइड किया हुआ है तो बायर को हमें इतने डेट तक एडवांस पेमेंट देना ही है, ठीक है। अगर वो इतने टाइम पे एडवांस पेमेंट नहीं देगा तो हम प्राइस वहीं फिक्स नहीं रहेंगे। देखो बहुत सारी कमोडिटी प्रोडक्ट है ना आज के टाइम में, उसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, एक दिन में 2 बार 3 बार प्राइस अप डाउन रहता है। तो हम यहाँ पे प्राइस वैलिडिटी भी लिख सकते हैं अदर्स टर्म्स में कि भाई जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है या प्राइस है उसकी वैलिडिटी 7 डेज 3 डेज 5 डेज, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। लास्ट टॉपिक है फोर्स मेजर्स। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं ना लीगली, उसको फोर्स मेजर्स लागू होता है। तो फोर्स मेजर्स का बहुत हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा ऊपर देखें तो व्हाट इज द फोर्स मेजर। तो फोर्स मेजर ऐसी चीज़ है कि ये पूरा लिख के तो हम दे रहे हैं ना कि इतने टाइम में शिपमेंट कर देंगे, इतना क्वांटिटी देंगे, पैकिंग बनाएंगे, लेबल होगा, सब हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन गुड ऑफ फैक्ट कल जाके कोई अर्थक्वेक हो गया, कल जाके कोई सुनामी आ गया, कल जाके गवर्नमेंट ने कुछ उस पर बैन लगा दी प्रोडक्ट, ठीक है, आप वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जिस पे अपना एक्सपोर्टर और शिपर का कोई कंट्रोल नहीं है जो सिचुएशन पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। सेम साइड बायर के साइड भी आप सोच लो एक बार, बायर जिस देश से हमें पेमेंट कर रहा है उस देश ने ही बोल दिया कि अभी हम ये प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। सपोज आप यहाँ से कुछ प्लास्टिक का मटेरियल भेज रहे हो, ठीक है, आप टॉयज भेज रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस टाइप के टॉयज है ना वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं होने चाहिए। अभी वो आपको कैसे पेमेंट करेगा? अभी आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, आपको तो पैसा देना होगा, नहीं बायर आपको नहीं देगा क्योंकि फोर्स मेजर्स है, ठीक है। बायर बोलेगा कि भाई इधर मेरे यहाँ पे एक नेचर क्लैमिटीज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे फ्लड आ गया है या कुछ भी हो गया है, ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ पे बिजनेस पूरा बंद हो गया है, पोर्ट सब बंद है, आप अभी मत भेजो मटेरियल, यहाँ पे सेफ नहीं है इन्वायरमेंट, यहाँ पे वॉर हो गया है, ठीक है, तो भी हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ नहीं सकते कि नहीं हम भेजेंगे, हम आपको तो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपको तो छुड़वाना ही पड़ेगा और आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो फोर्स मेजर्स में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के कंट्रोल में नहीं होती है। लास्ट में दोनों साइड हम लोग को बिजनेस की कंडीशन में पता होता है, एक बायर्स का स्टैम्प एंड सिग्नेचर रहता है, सप्लायर्स यानी कि एक्सपोर्टर का स्टैम्प एंड सिग्नेचर रहता है। दोनों को भी आप PDF फाइल में सॉफ्ट कॉपी में एक दूसरे को भेज सकते हो और उनके बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करके अपना शिपमेंट की प्रोसेस चालू कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमसे और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको डाउट हो इसके बारे में, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।